आज मैं आपको लेसन 2 समझा रही हूँ बेटा, प्राणियों में पोषण। अब प्राणियों में पोषण, जैसे आप प्राणी हो तो पोषण किस तरह से होता है। हम बेटा भोजन खाते हैं, भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं और उसमें जो हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो ये पोषण में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं बेटा। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता। पोषक तत्व कौन से बताए थे आपको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, है ना। और आहार के आहार मतलब भोजन, भोजन को हम अंदर ग्रहण करते हैं, इसकी विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सभी सम्मिलित हैं। तो ये होता है आपका पोषण। ठीक है बेटा। अब आपने पिछले लेसन में देखा था, हमने पढ़ा था पादपों में पोषण। तो पादप अपना पौधे जो होते हैं अपना भोजन किस तरह बनाते थे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। लेकिन जो प्राणी होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। अब प्रत्यक्ष तो जो बेटा हमें सीधा पता है, भाई हम पौधों से अपने क्या ले रहे हैं? फल ले रहे हैं, कोई फूल की सब्ज़ी बना रहे हैं जैसे फूल गोभी है। परोक्ष होता है जैसे कुछ प्राणी क्या होते हैं, कुछ मानव मनुष्य जंतुओं को खाते हैं और वो जंतु किसको खाते हैं? पौधों को खाते हैं। तो ये होता है परोक्ष रूप। ठीक है बेटा। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। तो ये सब पता है आपको। अब पोषण मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि। अब ये भी आपको पता है बेटा, भोजन के अनेक संगठक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, है ना। कार्बोहाइड्रेट कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं। ये जो हमारे संगठक हमने बताए हैं ये सारे बेटा, इसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये जटिल पदार्थ होता है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। अब ये क्या होता है बेटा? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बेटा? पाचन कहते हैं। ठीक है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पाचन। देखो ये आपने भोजन लिया, बड़ा टुकड़ा लिया, फिर आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हो, ये होता है सरल पदार्थों में टूटना। इसको हम विखंडन कहते हैं और इस पूरे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बेटा? पाचन। एक रोटी का टुकड़ा लेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। पढ़ेंगे बेटा खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। अंतर्ग्रहण की जो हम भोजन खाते हैं बेटा, उसकी विभिन्न विधियाँ होती है। अलग अलग तरीके से सब अपना अपना भोजन लेते हैं। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी जैसे हमिंग बर्ड, ये पौधों का मकरंद चूसते हैं, मतलब रस चूसते हैं। और मनुष्य और कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। शिशु मतलब छोटे बच्चे। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल लेते हैं, पूरा अपना जो अपने मुंह में आता है उसको निगल जाते हैं वो। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। खाद्य कणों को क्या करते हैं? वो खाने के कणों को छानकर उनको खा जाते हैं। तो सबके आपने देखा भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियाँ हैं। अब इसमें यहाँ पे आपको लिखना है कि बेटा जो घोंघा होता है वो अपना भोजन कैसे लेता है? वो पादपों का निचला भाग खाता है। पादप मतलब पौधे, पौधों का निचला भाग। और कैसे खाता है? चूसता है वो। और चींटी क्या क्या खाती है बेटा? शर्करा जैसे चीनी होती है, भोजन, कण, छोटे छोटे कण किसी चीज़ के। और इनको कैसे खाती है? खुरच खुरच कर। चील क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी। और कैसे खाती है? वो पकड़ती है और निगल जाती है। ऐसे मरमर पक्षी भी छोटे कीट खाते हैं, वो चूस चूस कर। जैसे आपको बताया तितली फूलों का रस चूसती है। जूं क्या खाती है? जो शरीर ये बालों में आपके सिर में हो जाती है जूं, ये रक्त खून चूसती है बेटा। ये मच्छर भी खून चूसता है, पता है ना, रक्त का मतलब खून। तितली फूलों का रस, इसको मकरंद कहते हैं, चूसती है ये। और मक्खी भी मीठे पे बैठती है ना, भोजनों पे भी बैठ जाती है। तो ये आहार की विधियाँ यहाँ दिखा रखी है। छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण। चूषण मतलब चूसना। ठीक है बेटा। अब है ये देखो स्टार फिश, देखिए आपने
कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर त्वचा वाले जंतुओं का आहार करती है। जो कठोर जंतु होते हैं बेटा, जिनकी स्किन जो टाइट होती है, उसका वो अपना भोजन बनाती है। आहार मतलब भोजन। त्वचा खोलने के बाद ये स्टारफिश है, इसको तारा मछली भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि इसका नाम बताइए तो ये है स्टारफिश। त्वचा खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। क्या निकाल लेती है बेटा? अपना अमाशय, और फिर उस जंतु के कोमल कोमल भागों को खाती है। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो ये अभी आपने देखी थी बेटा, ये इसी सारणी के बारे में है कि कौन से जीव किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब मानव में पाचन कैसे होता है बेटा? हम अपना भोजन क्या करते हैं? अपने मुंह के अंदर लेते हैं। मुख गुहिका जो एक आहार नली होती है हमारे शरीर के अंदर, भोजन जहाँ पर पचता है वो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। गुदा है बेटा जहाँ से हम मल को बाहर निकालते हैं। अब देखो, इस नली के आहार नली के विभिन्न भाग हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, क्षुदांत्र, छोटी आंत, ये सारे क्या हैं बेटा? इसके पार्ट हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, क्षुदांत्र, छोटी आंत। क्षुदांत्र को हम छोटी आंत भी कहते हैं, बृहदांत्र को बड़ी आंत भी कहते हैं। बृहदांत्र क्या होता है? जो मलाशय से जुड़ी होती है। ये दिख रही है आपको बेटा बृहदांत्र? ये हमारी शुद्धांत्र। शुद्धांत्र में क्या होता है? भोजन का पाचन। यहाँ से देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। ये हमारा मुख गुहिका है, यहाँ से हम भोजन को ले रहे हैं अंदर अपने शरीर के और चबा रहे हैं मुंह के अंदर। अब ये जो लाला ग्रंथि होती है, ये लाल रस स्रावित करती है, जो हमारी लार होती है बेटा, और यहाँ से भोजन को हमें निगलने में सहायता मिलती है जब उसमें भोजन में पानी मिल जाता है। अगर आप सूखा सूखा भोजन लोगे तो वो नीचे नहीं जाएगा बेटा। और फिर ये आपकी यहाँ देखो ग्रास नलिका में, ग्रसिका में आ जाता है। इसको हम ग्रास नली भी कहते हैं। ये हमारे गले और छाती के बीच में से होती हुई जाती है। और फिर ये हमारा है यकृत। यकृत क्या है? ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्वेश्चन बनता है बेटा इसमें। फिर यहाँ से पित्त, यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, और जो पित्ताशय में, ये एक थैलीनुमा संरचना दिख रही है पित्ताशय, इसमें यकृत में से जो पित्तरस स्रावित होता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है। और ये है हमारा अमाशय। ठीक है बेटा? अमाशय में हमारे यहाँ पर देख रहे हो आप, अमाशय के ठीक नीचे है हमारे पास अग्नाशय, और ये शुद्धांत्र है, छोटी आंत है जहाँ पर भोजन का पाचन होता है। और ये है बृहदांत्र। बृहदांत्र में क्या होता है बेटा? जल का अवशोषण होता है और मल इकट्ठा होता है, और मल का यहाँ से ये मलाशय में भेज दिया जाता है जहाँ पर मल इकट्ठा होता रहता है। मल का त्याग होता है, फिर ये मलाशय में इकट्ठा होता रहता है, और फिर मलाशय में से ये गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थे बेटा हमारे शरीर के पार्ट। अमाशय में क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। HCl बनता है हमारे शरीर में, पेट में एसिड बनती है, वो यहाँ से स्त्रावित होती रहती है और वो अग्नाशय में चली जाती है। अब ये सारा था हमारी पाचन क्रिया के बारे में। इसके लिए मैंने अलग से आपको लेसन, जब क्वेश्चन आंसर समझाए हैं उसमें भी ये पूरा मैंने आपको बेटा समझाया, आप उसमें भी जाकर देख सकते हो। ये था हमारा पाचन तंत्र। ये पेपर में बनाने को भी आ सकता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे करके वो एरो लगा के आपसे इसके नाम भी पूछ सकता है। ठीक है बेटा? तो आपको ये अच्छी तरह से करना है याद, 5 नंबर में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो अब यहाँ पर इन्हीं के सारे पार्ट के बारे में बताया गया। मुख और मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, आपको बता ही दिया बेटा। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। ये याद रखना आपने, भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब ये है आपका बेटा, देखो यहाँ पर आपके क्या दिखा रखे हैं, ये दांतों के बारे में है आपके। दांत आपको पता है कितने होते हैं आपके शरीर में? टोटल हमारे शरीर में क्या होते हैं बेटा? 32 दांत होते हैं। पहले जो दूध के दांत होते हैं वो 20 आते हैं। ये क्या होता है? 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। और बाद में जो दूसरे दांत निकलते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। और स्थायी दांत क्या होते हैं? पूरे जीवन भर बने रहते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, बूढ़े जब हम हो जाते हैं तो ये गिरने
लगते हैं। अब हमारे 4 टाइप के दांत होते हैं बेटा, जो हमारे अलग अलग काम करते हैं। जैसे देखो, ये हमारे सबसे नीचे वाले जो दांत हैं, इनको हम कृंतक कहते हैं। कृंतक क्या करते हैं? ये पकड़ने और काटने का काम करते हैं। कृंतक जो होते हैं बेटा, ये पकड़ने और काटने का काम करते हैं। देखो, अपनी तर्जनी, तर्जनी मतलब जो आपकी उंगली है छोटे वाली, इससे दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर इसे काटिए। आप उसे काटने, कर्तन और दंशन मतलब पकड़ने के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? इनको हम कहते हैं बेटा कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। और इंग्लिश में इसका नाम है इंसिजर्स। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं? इनको हम कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। और इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन। और चबाने और पीसने के काम आते हैं। अब चबाने और पीसने के काम आने वाले दांत होते हैं चवर्णक और अग्र चवर्णक। इनको मोलर और प्री मोलर भी कहते हैं। ये अब आप अपने दांतों को देख सकते हो बेटा, ये है आपका निचले वाला जबड़ा और ये है आपका ऊपर वाला जबड़ा। तो जैसे आपके नीचे वाले दांत हैं, वैसे ही आपके ऊपर वाले हिस्से में भी दांत हैं। ठीक है बेटा? जैसे यहाँ पर आपके 4 दांत हैं, तो ऊपर भी 4 दांत है। और ये देखो बेटा, जो नीचे के 4 दांत होते हैं, ऐसे ही ऊपर के 4 दांत होते हैं। इनको हम कृंतक कहते हैं। ये हमारा क्या करते हैं? काटने और पकड़ने का काम करते हैं। और उसके बाद जो ये साइडों में दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर ऐसे 2 दांत यहाँ पर नीचे और 2 दांत ऊपर की ओर होते हैं बेटा। इनको हम कहते हैं रदनक, कैनाइन। ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। फिर इससे आगे वाले ये 2 दिख रहे हैं आपको और ये 2 दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं प्रीमोलर या अग्र चवर्णक। तो ये क्या करते हैं बेटा? चबाने का काम करते हैं। ये आपके चबाने और पीसने का काम करते हैं। तो इसमें आपके ये अगले वाले भी आ जाते हैं। और फिर ये दिख रहे हैं आपको पीछे की, जिसको हम जाड़ भी कहते हैं, ये 3, इनको हम कहते हैं प्रीमोलर या अग्र चवर्णक। तो ये सारे दांत जो अग्र चवर्णक और चवर्णक हैं बेटा, ये क्या करते हैं? चबाने और पीसने का काम करते हैं। ठीक है बेटा? ऐसे ही 3 नीचे हैं तो 3 ऊपर की साइड है लेफ़्ट में और 3 राइट में ऊपर की ओर। तो ये टोटल हो गए 6 और 6 12। ऐसे ये डबल करके लिख रखे हैं मैंने। यहाँ आप देख रहे हो 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 4, तो 4 और 4 8। ये ऊपर वाले भी मिला के लिख दिए हैं बेटा, डबल कर दिए। यहाँ पर मैंने लिखी है इसकी टेबल में संख्या, देखो ये 4 निचले जबड़े पे 4, तो ऊपर वाले जबड़े पे भी 4 हैं, तो टोटल हो गए 8। चीरने और फाड़ने वाले रदनक, ये 2 नीचे 2 ऊपर। ये फ़ोटो में बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं बेटा? ये 1 इधर 1 इधर, 2 नीचे 2 ऊपर, तो टोटल कितने हो गए? 4। ऐसे यहाँ पर लिखी गई है संख्या। अब ये है आपके चवर्णक 6 और 6। देखो 6 और 6 आपको कहाँ दिख रहे हैं बेटा? ये देखो, ये दिख रहे हैं, 3 इधर 3 इधर। ठीक है? 6 निचले पर और 6 ऊपर वाले पे, तो ये टोटल हो गए 12। तो समझ में आ गए होंगे बेटा आपको दांत। अब पता चल गया दूध के दांत कौन से होते हैं। अब ये जो हमारी मुख गुहिका की बात चल रही थी बेटा, यहाँ देखो, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। हम दांतों की सहायता से क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। मसूड़ों में फंसा होता है ना बेटा। हमारे दांतों की आकृति अलग अलग है, उनके कार्य भी अलग अलग है, और ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब हमारे मुख में क्या होती है बेटा? लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस स्रावित करती है। लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको मैंने बताया है। लाला रस जो होता है वो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है, निगलने में सहायता करता है। भोजन जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब देखो बेटा, ये हम परीक्षण करेंगे। यहाँ पे हम 2 परत नली ले रहे हैं, दिख रहा है आपको? इसको इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इन्हें ए और बी मान लीजिए। एक को हमने ए मानना है, एक को हमने बी मानना है। और 1 चम्मच उबले चावल, ए में तो हमने उबले हुए चावल डालने हैं। जब मम्मी चावल बनाए तो बेटा इसमें उबले हुए चावल डाल लो। एक आपके पास 2 शीशे के कप हो सकते हैं कांच वाले, उसमें भी आप ये कर सकते हो। और या कांच के गिलास हो छोटे छोटे, जैसे चाय वाले देखे होंगे आपने कांच के गिलास, तो उसमें भी डाल के कर सकते हो। एक परत नली में आपको उबले हुए चावल डाले हैं और दूसरे में उबले हुए चावल को मुंह में आपने
5 मिनट तक चबाना है। उसके बाद इस परख नली में वो चावल डालने हैं, चबाए हुए चावल डालने हैं इसमें बेटा। और कितनी देर तक चबाना है उनको? 3 से 5 मिनट तक। आप देखो उबले हुए चावल के ऊपर जब आप आयोडीन की बूंद डालोगे, 2-3 बूंद उबले हुए चावल के ऊपर जब आप इस पे आयोडीन डालोगे बेटा, तो देख रहे हो आप इसका रंग तो हो गया नीला काला, लेकिन इसका रंग कुछ नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि इसमें स्टार्च उपस्थित नहीं था। इसमें स्टार्च था बेटा कार्बोहाइड्रेट, और इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा क्योंकि वो हमारे शरीर में चला गया। जब हमने वो चावल चबाए तो वो चला गया, कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया। इसलिए यहाँ पे आयोडीन की बूंदें डालने से इसका रंग नहीं बदला है। ठीक है बेटा, ये था हमारा, क्योंकि लाला रस जो था वो चावल के मंड को किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। मंड जो है कार्बोहाइड्रेट। अब जीभ तो आपने देखी होगी बेटा, जीभ के क्या क्या काम होते हैं, और ये आपको जीभ दिखा रखी है। इसमें अलग अलग भाग दिखाए गए हैं। ये जीभ का अगला हिस्सा, इससे हमें मीठे का अनुभव होता है। अगले पार्ट से हमें नमकीन का होता है, उससे अगले पार्ट से खट्टे का होता है, और यहाँ पर जो सबसे लास्ट पार्ट होता है इससे हमें कड़वे का अनुभव होता है। अगर हम भोजन को ले तो हमें ये सारे अलग अलग स्वाद पता चलते हैं। तो अब देखो जीभ से क्या होता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। पीछे से जुड़ी होती है ना, देखा होगा बेटा। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, मतलब आगे वाले भाग को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? जीभ किस किस काम आती है बेटा? जीभ का उपयोग हम बोलने के लिए करते हैं। भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है, निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है, और जीभ पे स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। ये आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि कौन से भाग से हमें कौन से स्वाद का पता चलता है। इसके बाद है आपको, ये आपने अलग अलग विलयन तैयार करने हैं बेटा। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती, ये सब होता है सबके घरों में। और किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। और जीभ के विभिन्न क्षेत्रों में उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए। मतलब कभी चीनी का रस, चीनी का विलयन है बेटा, आप पानी में चीनी घोल दो। नमक का विलयन, नमक घोल दो। ऐसे ये थोड़ा थोड़ा लेके आप बैठिए और एक बार उस पर चीनी का रस रखिए, दूसरी बार नमक का रस रखिए। ऐसे अलग अलग उसकी जीभ पर रखिए और फिर उससे पूछिए कि भाई आपको किस किस क्षेत्र से मीठे, कड़वे, नमकीन स्वाद का अनुभव हुआ है। ये आपको मैंने बता दिया। सबसे अगले वाले भाग से मीठे का, उससे अगला नमकीन, उससे अगला खट्टा, और सबसे लास्ट पार्ट से हमें कड़वे का पता चलता है। ठीक है बेटा, ये सब ये परीक्षण किससे आपने चेक करना है। अब भोजन नली जो होती है, ग्रसिका जो होती है, यह निगला हुआ ग्रास नली। भोजन जो हम निगलते हैं बेटा, वो निगला हुआ भोजन कहा जाता है ग्रास नली और ग्रसिका में। ग्रसिका क्या होती है? गले और वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। ये दिखा रखी है बेटा यहाँ पे ग्रसिका। और ये भोजन संकुचन मतलब सिकुड़ना, ऐसे भोजन छोटा छोटा हो जाएगा और वो नीचे आहार नली हमारी संकुचित होती रहेगी, ऐसे दबती फूलती रहती है, और फिर वो हमारा भोजन नीचे की ओर सरकता रहता है और ये नीचे की ओर भोजन को धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देगा। वमन का मतलब है बेटा उल्टी, वोमिटिंग जो आपको आ जाती है वो बाहर निकाल दिया जाता है। कभी हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं, कभी गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारा पेट उसे पचा नहीं पाता, तो वो भोजन को क्या होता है बाहर निकाल दिया जाता है मुँह के द्वारा। वो होती है हमारी उल्टी, और इसको हम यहाँ पर वमन कह रहे हैं। ठीक है बेटा। अब अमाशय क्या होता है, ये सारा मैंने आपको ऊपर बता दिया था बेटा। यहाँ देखो, आपको जब ये पाचन तंत्र का चित्र दिखाया था तो ये सारा समझाया था मैंने आपको। यहाँ पर इन्हीं के बारे में अब हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो अब हमारा है अमाशय। अमाशय क्या होता है? मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, चपटा और जे की आकृति की होती है। ये सबसे चौड़ा भाग है। अमाशय जो है आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है और एक थैलीनुमा संरचना है। देखो यहाँ पे आपको फिर से दिखा देती हूँ मैं बेटा। ये देखो अमाशय दिख रहा है आपको, ये थैलीनुमा संरचना है, जे शेप है इसकी, है ना बेटा, दिख रहा है। और हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा, अब यहाँ देखो कितनी भीड़ी हो रही थी और यहाँ पे चौड़ी है, तो सबसे चौड़ा भाग है ये अमाशय वाला हमारा पार्ट आहार नाल का। ठीक है बेटा, ये सारा आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये अमाशय दिखा रखा है।
यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर शुद्धांत्र में खुलता है। शुद्धांत्र मतलब छोटी आंत में खुलता है। ये तो सब बातें पता है आपको बेटा, ये जो नीले में लिखी हुई है ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अमाशय को आंतरिक सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। यही क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है बेटा। अमाशय क्या स्रावित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। ये यहाँ पर भी याद रखना, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बेटा मैंने वो अंडरलाइन कर दिया, आपकी अंडरलाइन भी नहीं है उसके ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है बेटा। पाचक रस जो क्या करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अमाशय के आंतरिक, ये जो श्लेष्मल होता है, अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय भी बनाता है। कौन बनाता है बेटा? श्लेष्मल है, ठीक है। अमाशय के अंदर जो एक सतह है वो श्लेष्मल कहलाती है। तो अमाशय के आंतरिक स्तर को ये सुरक्षा भी प्रदान करता है और अनेक जीवाणु को नष्ट भी करता है जो भोजन के साथ अंदर पहुंच जाते हैं। भोजन को अम्लीय भी बनाता है ये, ठीक है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। अब ये याद रखना, पाचक रस को हम जठर रस भी कहते हैं, ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब शुद्धांत्र जो है, छोटी आंत है हमारी, ये लगभग 7.5 मीटर लंबी, अत्यधिक कुंडलित मतलब ऐसे मुड़ी हुई होती है। उसमें आप देखोगे पाचन तंत्र में यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत और अग्नाशय से जो स्राव होता है वो इसके अंदर आ जाता है। किसके अंदर? छोटी आंत के अंदर। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत जो होती है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा, ये यकृत, अभी यहाँ देखो ये दिख रहा है यकृत, ये दाहिनी ओर स्थित है, दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। और ये है आपका अमाशय जो थैलीनुमा संरचना है, और अमाशय के ठीक नीचे है अग्नाशय। और शुद्धांत्र में यहाँ पर जो रस स्रावित होते हैं यकृत और अमाशय से, वो शुद्धांत्र छोटी आंत में आते रहते हैं। और शुद्धांत्र में क्या होता है? पूरे भोजन का पाचन होता है, ठीक है बेटा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बार बार पेपर में पूछी जाती है। शुद्धांत्र में क्या होता है, बृहदांत्र में क्या होता है? बृहदांत्र में याद रखना है जल का अवशोषण होता है। अमाशय के बारे में मैंने आपको बता दिया, यकृत के बारे में हम बता रहे हैं बेटा। अब ये देखो, जो उदर के ऊपरी भाग में दिखा दिया आपको, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पेपर में जरूर पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। या पित्तरस स्रावित करती है, तो ये भी पूछ सकते हैं पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय, जिसे पित्ताशय कहते हैं हम, पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। और पित्तरस क्या करता है बेटा? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी आपको याद रखना, पित्तरस किसके पाचन में? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय क्या होती है? हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित है। ये हल्के पीले रंग की होती है बेटा, और ये अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करती है, इनको इनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। कौन? अग्नाशय। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शुद्धांत्र के निचले भाग में पहुंचता है। आंशिक मतलब पूरी तरह से नहीं पचा, वो थोड़ा सा पचा है अभी, और वो शुद्धांत्र के छोटी आंत के निचले वाले भाग में पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देती है। कार्बोहाइड्रेट्स सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये याद रखना आपको, कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होते हैं? ग्लूकोज में हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में। ये आपको यहाँ बिल्कुल याद रखना है बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है पित्तरस क्या किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वसा के पाचन में। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं या सरल शर्करा में हो जाते हैं। वसा अम्ल में, ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं? एमिनो अम्ल में। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। ये मैच करने को भी दे सकता है बेटा। और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित, या आप सरल शर्करा भी लिख सकते हो। अब है शुद्धांत्र में अवशोषण। छोटी आंत में क्या होता है बेटा? देखो, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्धांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जो भोजन पचता है बेटा, अवशोषित हो जाता है अंदर, वो शुद्धांत्र की भित्ति में स्थित
शुद्धांत्र मतलब छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में, जो हमारी खून की नसें जो आपको दिख रही है बेटा, उनमें चला जाता है। इस प्रक्रम को हम कहते हैं अवशोषण, यानी कि भोजन को अंदर लेना, शरीर के अंदर लेना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, उनको हम जब शरीर के अंदर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं अवशोषण। ठीक है बेटा। और शुद्धांत्र की ये क्वेश्चन भी आता है बेटा आपका, शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। तो याद रखना है बेटा आपको, शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। अब दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है? दीर्घरोम क्या करता है बेटा? पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। किसका फैला रहता है बेटा? सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी रुधिर वाहिका, खून की नलियों का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो बता दिया आपको शुद्धांत्र में पचे हुए भोजन का क्या होता है? भोजन का पूरा पाचन क्रिया होती है, अवशोषण होता है। यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अब अवशोषित पदार्थ जो हमने शरीर के अंदर लिए हैं बेटा भोजन, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। जो अवशोषित पदार्थ हमने लिए बेटा, वहाँ उसका उपयोग क्या होता है? शरीर के अनेक भागों तक पहुँचाने में किया जाता है, और इस प्रक्रम को हम कहते हैं स्वांगीकरण। ठीक है बेटा। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो ग्लूकोज का विघटन मतलब ग्लूकोज टूट जाता है, किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। फिर किस में बदल जाता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और इससे क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, अवशोषण नहीं होता है, वो बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र का मतलब बड़ी आंत में। अब बृहदांत्र क्या होता है? ये छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। तो बृहदांत्र का ये याद रखना है बेटा, एक तो ये शुद्धांत्र की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है, और ये 1.5 मीटर लंबी होती है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर क्या होता है? ये गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? निष्कासन। जो मलाशय में गंद इकट्ठा होता है वो समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं बेटा? निष्कासन कहते हैं। तो जो मेन बातें हैं वो मैंने आपकी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दी है बेटा, आप उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, यही पेपर में पूछी जाती है बार बार। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्या होता है? तो घास खाने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं बेटा? रूमिनेंट कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है? पहले तो ये घास को जल्दी जल्दी निगल जाते हैं और अमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रूमेन कहलाता है। देखो ये पहले एकदम से घास को निगल जाते हैं और यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, इसको रूमेन कहते हैं। और इस जानवर को हम कहते हैं रूमिनेंट, जो घास खाते हैं, जैसे हिरण है, गाय है, भैंस है, ये घास रूपी जो भोजन खाते हैं। अब ये क्या करते हैं? बाद में इसको बाहर निकाल के थोड़ा थोड़ा उसे जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कट कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और जिसे चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रोमंथन, जुगाली करना कहते हैं। बाद में लाता है छोटे छोटे टुकड़ों को और फिर उसको चबाता रहता है। ऐसे जंतु रूमिनेंट, रूमंथी कहलाते हैं। और अमाशय के अंदर का पार्ट रूमेन कहलाता है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। और फिर ये भोजन को ऐसे यहाँ पर लाते हैं ग्रसिका से वापस बाहर और उसे जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होती है? घास में सेल्यूलोज की
प्रचुरता होती है, मतलब सेलुलोज ज़्यादा होता है, जो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी रूमिनेंट रोमंथी पशु हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं इनमें। तो ये क्या करते हैं, बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर ये जीवाणु नहीं होते हैं बेटा। ये रूमिनेंट जानवरों में ही होते हैं, जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्धांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। ये दिखा रखी है बेटा, देखो यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये थैलीनुमा संरचना, इसको हम अंधनाल कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ये सारा इसके बारे में बता दिया बेटा मैंने आपको। अब इसमें है अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा क्या होता है, जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ये एक कोशिकीय जीव है, याद रखना बेटा, जलाशयों में पाया जाता है, तालाब जैसे तालाब की पानी की जो जगह होती है बेटा वहाँ पे जो पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक होता है। ये इसके ये सारे पार्ट दिखा रखे हैं, ये केंद्रक होता है, ये पादाब होते हैं मतलब छोटे छोटे पैर होते हैं बेटा। और ये खाद्य कणिका, यहाँ से ये भोजन अंदर ग्रहण करता है, इसके अंदर ये खाद्य धानियाँ होती हैं। यहाँ से भोजन लिया इसने और ये इसके बाद खाद्य धानी में चला जाता है और ये अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं, वही शेपित अपशिष्ट पदार्थ है। तो यही सारी बातें बेटा यहाँ पे बता रखी है। बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं, देखो बुलबुले मतलब जैसे पानी के आप बुलबुले बनाते हो है ना, ऐसे इसके कोशिका द्रव्य में भी क्या होता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, खाद्य धानियाँ कहते हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। तो आप इसकी बेटा ज़रूरी नहीं ऐसी शेप बनानी है, कैसे भी आप इसकी शेप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है। अमीबा यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादाब कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो पादाब किस में सहायता करते हैं, गति देने एवं भोजन पकड़ने में। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, कुछ छोटे छोटे जीवों को खाता है बेटा। तब जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। भोजन को कैसे करता है, निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आपने याद रखना है, अवशोषित पदार्थ क्या करते हैं बेटा, अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब ये देखो बेटा, आपने देखा भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और क्या निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण बेटा हम काम कर पाते हैं। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है बेटा, सब पूरे लेसन का निचोड़ क्या है कि खाद्य पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त होता है और उससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जो हमें काम करने के लिए ताकत देती है। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम आपसे फिर से मिलेगी। बाय बेटा।